नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली पॉलिटी है, एसटीईटी एग्जाम को टारगेट करते हुए। इसमें हमने बहुत ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, अर्थात क्वेश्चन के साथ साथ में आपको डिटेल्स भी मिलेगा। उस डिटेल्स को भी ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन के आंसर को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट होगा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिया है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख करता है। ठीक है, अगर अनुच्छेद की बात करेगा नागरिकता के संदर्भ में तो 5 से 11 आप याद रखिएगा। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान किया, इसको ध्यान में रखिएगा। सीधा सीधा आपको याद रखना है क्या कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता, अगर भाग कहेगा तो भाग याद रखिएगा कौन सा, तो भाग 2 कहेगा। ठीक है, नागरिकता संबंधित है भाग 2 से। और हमारे संविधान में कुल भागों की संख्या कितना है? तो 22। कुल भागों की संख्या 22 है। अनुसूची कहेगा तो अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। अगर आपको कहेगा कुल अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में तो ये 444 प्लस है। ध्यान रखिएगा, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भारतीय संविधान, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा शायद आपको, हाँ चलिए। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ठीक है, तो भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता को प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है कौन सा? एकल नागरिकता। ठीक है, हम लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एकल नागरिकता प्रदान है। ठीक है, इसीलिए एकल नागरिकता इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स को समझिएगा। इसमें कहा था कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो है उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन। ठीक है, यूके भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता है। ठीक है, वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप प्राप्त है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। अगर वहीं हम लोग अमेरिका की बात करें, यूएसए की है, यूएसए में जो है आपको दोहरी नागरिकता, वहाँ के नागरिक जो होते हैं उस सबको दोहरी नागरिकता प्रदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान की नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। तो किसके आधार पर प्राप्त होता है? तो उपयुक्त सभी। जन्म के आधार पर भी प्रदान कर सकते हैं, निवास के आधार पर भी, देशीयकरण के आधार पर भी, उपयुक्त सभी मतलब सभी के आधार पर आप संविधान की नागरिकता को प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिया है, डिटेल्स को ध्यान से देखिए। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। किससे किससे? जन्म से, वंशानुगत, ठीक है, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के द्वारा भी अपनी नागरिकता को प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस देश में, ठीक है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो हमने आपको बताया है अभी जो पिछला जो हम क्वेश्चन जो डिस्कस किए उसमें बताया हम आपको कि हमारे भारत में कौन सी नागरिकता है। तो एक हरी नागरिकता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे, यूएसए की बात करेंगे तो वहाँ पर हमको दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट होगा। इसके बारे में कुछ डिटेल से देख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता मतलब कि डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत में केंद्र एवं प्रांतों की सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा केंद्र एवं
प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई। हमारे यहाँ क्या रहता है, हमारे यहाँ केवल केंद्र के द्वारा हमको नागरिकता प्रदान रहता है। जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछता है कि आप कहाँ का नागरिक है, तो सीधा सीधा बोलते हैं हम भारत का नागरिक है ना। लेकिन वहाँ पर केंद्र का अलग नागरिकता प्राप्त है और राज्य का अलग नागरिकता प्राप्त है, इसीलिए वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है और हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है? तो परित्याग करने से भी आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, पर्यावसन पर भी नागरिकता समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वंचित किए जाने पर भी आपका नागरिकता समाप्त हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसमें क्या कहेगा देखिएगा, किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। कौन कौन से? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, या नागरिकता का अगर परित्याग करने पर, तथा सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर भी आपका नागरिकता खत्म हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? ठीक है, नागरिकता का प्रावधान, या चुनाव संबंधी प्रावधान, या अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, या उपरोक्त सभी। जब संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, याद रखिएगा, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इतना बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर करा है कि जब वो प्रावधान लागू था उस समय नागरिकता प्रावधान भी उसी समय चालू हो गया, चुनाव संबंधी और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान के उद्देश्य के में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, उसके बाद में अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इस दिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया। ठीक है, जबकि संविधान का शेष उपबंध 26 नवंबर 1950 को प्रभावित हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ था और इस दिन संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अंगीकृत कब हुआ तो 26 नवंबर 1949 को, लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यह कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ठीक है, यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? विधियों के समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री की सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भी इसका बिल्कुल राइट होगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें कहा गया है कुछ डिटेल्स में, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन आपको साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले 1961 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। अनुच्छेद 19 का 1 में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के 19 के 1 के क के अंतर्गत ही शामिल है। ये बहुत ज़्यादा सीधी बात आप याद रखें। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो आपको 19 के 1 के क के अंतर्गत में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 क्या प्रदान करता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट होगा। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वह स्वतंत्रता कौन कौन सा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, उसके बाद में संघ बनाने और उसके बाद में अबाध संचरण और निवास, व्यापार, ये सब स्वतंत्रता जो है आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत में मिलता है, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं
अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किस लिए देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 20 के 3 में यह प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसमें कुछ डिटेल्स दिया है, डिटेल्स को समझिएगा। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20 के 3 में यह प्रावधान है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है। तो जीवन का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, अभी इस पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें देखिए कुछ डिटेल्स। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत में भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास एवं निजता का अधिकार आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के, यहाँ पर देखिए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के शिशुओं की अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा क्या है, 6 से 14 वर्ष को यह हमारा कौन सा है, मूल अधिकार है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। पॉइंट देखिए क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया था। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यह शिक्षा मौलिक अधिकार है। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 21 के क में। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। और ये भी याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। कि संविधान संशोधन के अंतर्गत में 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। ठीक है, इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो हम आपको पढ़ाए हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को हम लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको हम लोग RTE कहते हैं। ठीक है, RTE 2009 पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 को यह प्रभावी हुआ, मतलब लागू हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में यह कहा गया है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है अनुच्छेद 24। इसमें बाल श्रम की बात की गई है। और क्या है बाल श्रम अनुच्छेद, इसको ध्यान में देखिएगा। देखिए डिटेल्स करा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। ठीक है, इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता है। 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। ये बात ध्यान रखना है। बाल श्रम अनुच्छेद की अगर बात करेगा ना, तो आप अनुच्छेद 24 बोल दीजिएगा। 14 वर्ष से पहले आप किसी भी छोटे बच्चा को किसी कारखाने में आप नहीं लगा सकते हैं। और अगर 14 से 18 वर्ष का बच्चा है तो जोखिम, मतलब कि आप सीधा सीधा समझ ले कि उसे जो है खतरनाक व्यवसाय में, खतरनाक बिजनेस में उसको आप नहीं लगा सकते, नहीं तो आपको पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्य से मुक्ति की गारंटी दी गई है। इसमें अनुच्छेद 27 के द्वारा यह बात कहा गया है। और कुछ डिटेल से आपके सामने देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो।
किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 27 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने उपस्थित है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे, अधिकार और कर्तव्य को बोधित करता है, को अनुसूचित करता है। अधिकार जो है वो कर्तव्य को क्या करता है, बोधित करता है, कि अनुदेशित करता है, कि निहित करता है, कि विरोध करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है। मूल अधिकार से संबंधित विवाद आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में ये विवादित है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 में मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट होगा। और इसके डिटेल्स जो दिया हुआ है आप खुद से पढ़ ले, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब अल्पसंख्यक की जहाँ तक बात होता है तो कौन सा अनुच्छेद होगा। यहाँ पर 17 का आंसर आपको दिया हुआ है और 17 का आंसर जो होगा वो आपका निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 29 की बात हो रही है, अर्थात अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 29 में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। डिटेल्स देखिए क्या दिया हुआ है। डिटेल्स इसका है कि संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अभियान 1976 में स्टार्ट हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ये वाला डिटेल्स आपको दिया हुआ है, इस डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो मंडल आयोग द्वारा रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था 1980 में किया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, ठीक है, अर्थात बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा आयोग। अब ये इंपॉर्टेंट है कि मंडल आयोग किसके लिए है, तो पिछड़ा आयोग के लिए। ये बात याद रखिएगा। पिछड़ा आयोग के गठन की घोषणा की इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। 27% आरक्षण की सिफारिश की है कौन, मंडल आयोग ने। किसके लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में सशस्त्र बल के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत में प्रतिबंधित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 33 के संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल
राइट होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 21 का 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, देखिएगा यहाँ पर कुछ जो हम आपको बताएं पिछला क्वेश्चन उसका डिटेल्स दिया हुआ है, इस डिटेल्स को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने। 22 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, ठीक है। मौलिक अधिकारों संरक्षण आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकता है। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ डिटेल्स दिया है, डिटेल्स को समझिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको कहा गया? अनुच्छेद 32 को, ठीक है। अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के हृदय आत्मा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी जो है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा था, ठीक है। अर्थात अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिकता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले तक सीमित, वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत में उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता में मूल अधिकारों का उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित है। न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसमें डिटेल्स आप पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ कुछ अनफैक्ट भी बहुत आपको जानकारी होते जाएगा, ठीक है। इसलिए डिटेल्स आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है। न्यायालय में 5 प्रकार की रीट है। कौन कौन रीट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद में परमादेश, उसके बाद में प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उसके बाद में उत्प्रेषण रीट, ठीक है। ये 5 प्रकार की रीट संविधान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण इसमें आता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत में कहा गया है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। इस रीट द्वारा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है और 24 को देखिए क्या कहता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप डिटेल्स जानेंगे तो अन्य क्वेश्चन भी आपको पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। वरना सीधा क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जो क्वेश्चन बताएंगे बस उसका आंसर आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। ये बात बिल्कुल सत्य है। बाकी जो बातें हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से मूल अधिकारों का प्रसार, इसका कोई संबंध नहीं था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ये सब जो है गलत है। बाकी आपको एक ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन मोतीलाल नेहरू, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? 1928 में 1928 के माध्यम में किया गया था, ठीक है। इसको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत में किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो बिना मुकदमा चलाए आप कितने दिन तक व्यक्ति को बंदी बना सकते हैं? 3 माह तक, ठीक है। 3 माह तक। इसमें देखिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 22 के 4 के अंतर्गत में निवारक नज़रबंदी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नज़रबंदी में रखना है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में सम्मिलित किया गया है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत क में, ठीक है। इसमें क्या कहा गया देखिए कुछ डिटेल्स है। कहता है कि नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 ईस्वी में मामले में उच्चतम न्यायालय से निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क में वर्णित अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन हम आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, डिटेल्स भी आपको अच्छा लगा होगा। डिटेल्स पढ़ने से आपको लाभ मिलेगा। एक दूसरे क्वेश्चन को भी अन्य क्वेश्चन के साथ में आप समझ पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।